गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज के हमारे इस वीडियो की शुरुआत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के उस भाषण के साथ करना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कहा था, आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। शायद सच ही कहा था उन्होंने। हमें अब किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोविड हमारे कंट्रोल के बाहर काफ़ी पहले ही निकल चुका है। टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस में भारत अब 2 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुका है और अब हमारा देश टोटल कोविड केसेस में दूसरे नंबर पर है। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो एक अंदाज़ा मैं आपको देता हूँ। अगर मान लीजिए कि हम भारत के सारे कोविड पेशेंट्स के नंबर ऑफ कोविड केसेस को लेकर एक कंट्री बनाए तो आपको पता है तो भी वो कंट्री 170 देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा होगी। उस कंट्री की पॉपुलेशन 170 देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा होगी। तो ये आज हालत है हमारे यहाँ। ये कोविड शायद उसी ट्रेन में है जिसकी रफ्तार शायद पीयूष गोयल द्वारा चलाए जा रहे ऑक्सीजन एक्सप्रेस से भी ज़्यादा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मध्य प्रदेश में अभी लगभग 60,000 से भी ज़्यादा एक्टिव कोविड केसेस है और इस राज्य को रोजाना 250 टन 250 टन्स ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है दोस्तों कि जिस राज्य की सड़कें अमेरिका की सड़कों से भी ज़्यादा सुंदर है वहाँ पे खुद का कोई ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही नहीं है। जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पे चल के आया तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा बेहतर है। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा। इस राज्य को ऑक्सीजन की सप्लाई गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से मिलती है। लेकिन रोड अच्छे होने का एक तो फायदा है दोस्तों, इंडिया में उतने क्रायोजेनिक टैंकर्स भी नहीं हैं कि हम 24 घंटे हर दिन ऑक्सीजन पहुंचा सके जहां जरूरत हो। अब अगर किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई करवानी है तो इसे मैन्युफैक्चरर से होते हुए पेशेंट के बेड तक पहुंचते पहुंचते उस ऑक्सीजन को 6 से 7 दिन लग जाता है। चलो, सड़कें अच्छी होने का कोई तो फायदा मिला। आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। लगभग 100 में से 20 कोविड पेशेंट्स सिम्टोमेटिक होते हैं जिनमें से 3 या फिर 4 क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। एक अनुमान के हिसाब से इनमें से 10 से 15 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेन्स के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई कराना हमारे रेलवे सिस्टम की काबिलियत तो दर्शाता है, पर साथ ही साथ हमें एक और गहरा सच हमारे सामने छोड़ चला जाता है, हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ एक और चीज जोड़ता हूं। दुनिया में हर 4 कोविड डेथ्स में एक भारत से है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशियन रीजन में लगभग 90% केसेस इंडिया से ही आ रहे हैं और पूरे विश्व भर में ग्लोबली भारत का कंट्रीब्यूशन कोविड केसेस में लगभग 50% है। पर यह सब तो हमें पता है, तो आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? शायद खुद को यह बताने के लिए कि हम इस चीज़ को कितने हल्के में ले रहे हैं और शायद ये भी कि हम कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे में लगभग 200 लोगों के साथ एक बंद कमरे में एक रिलीजियस इवेंट अटेंड किया था जहां पे लगभग सारे ही बिना मास्क के थे। जब हम कोविड के टाइम ऐसे किसी भी रिलीजियस इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो एक रिलीजियस इवेंट का जिक्र तो बनता ही है। आपको तो याद ही होगा 25 मार्च 2020 जब पहला लॉकडाउन पूरे देश भर में अनाउंस हुआ था। उस लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के पहले दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में लगभग 2000 श्रद्धालु फंस गए थे जिनमें से कई फॉरेन नेशनल्स भी थे। ये उसी वक्त की बात है जिस वक्त हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड को नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। निजामुद्दीन मरकज की खबरें कुछ ऐसे फैली जैसे मानो सारे न्यूज़ चैनल इसका ही वेट कर रहे थे कि कब हमें मौका मिले कि हम अपने प्यारे सरकार को कोविड की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्ति दिला दे और सारी की सारी लायबिलिटी, सारा का सारा ब्लेम सिर्फ एक कम्युनिटी पर डाल दे, मुसलमान। राइट विंगर्स तो राइट विंगर्स, मगर आपको पता है हमारे फूल खिले भोले भाले लिबरल नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उतर गए।
बिना वक्त गवाए उन्होंने अथॉरिटीज को ऑर्डर दे दी कि जमात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाए और बिना किसी टाइम में पुलिस ने भी पूरी की पूरी निजामुद्दीन बस्ती में ही रेड लगा दी। एक एफआईआर मरकज के मौलाना पर भी रजिस्टर हुआ। दोस्तों, हम यहाँ धार्मिक जमावड़े को फिर सही गलत के तराजू में तोलने नहीं जाएंगे, पर आपको तो याद होगा दिल्ली की एक कोर्ट ने उन सारे के सारे 36 नेशनल्स को बाइज्जत बरी कर दिया था और उस वक्त मीडिया पर भी गंभीर आरोप लगे थे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि हमारी सरकार मीडिया को डिफेंड करने के लिए कोर्ट पहुंच गई, और पहुंचे भी क्यों ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है। और इस बीच शुरू हुआ फेक न्यूज़ का एक नया सिलसिला। आईटी सेल ने हजारों लाखों फेक वीडियोस सोशल मीडिया पर चलाए, जहां पर मुसलमानों को सब्जियों फलों पर थूकते हुए, कोविड टेस्ट ना कराते हुए और डॉक्टरों से मारपीट करते हुए दिखाया गया। और इसके साथ शुरू हुआ अनऑफिशियल बॉयकॉट का एक नया सिलसिला। मुसलमानों से कोई सब्जियां ना खरीदे, किसी मुसलमान के दुकान पर ना जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बायो जिहाद, कोरोना जिहाद, तबलीगी जमात वायरस जैसे हैशटैग भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए थे उस टाइम। और केवल ट्रोल्स और आईटी सेल द्वारा ही नहीं, मरकज को काफ़ी बारीकी से ऑफिशियली भी फ्रेम किया जाने लगा। केजरीवाल और मोदी सरकार के कोविड ब्रीफिंग्स में मरकज के लिए एक अलग सेक्शन हुआ करता था, जहां पर मरकज से जुड़े, मरकज से फैले हुए कोविड केसेस के बारे में अलग से बताया जाता था। मान लो वो ऐसा कह रहे हैं, बाकी सारे केसेस की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेंगे, पर आपसे जो केस आया है वो आप ही जानो। और शायद दोस्तों कुछ लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ली। 38 साल के दिलशाद मोहम्मद और 30 साल के एक आसाम के युवक ने अपने पड़ोसियों के ताने सुनने से अच्छा खुद की जान देना समझा। अब एक और मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूं। 15 मार्च 2020 को मरकज का इवेंट खत्म हुआ और उसके बाद वाले ही दिन 16 मार्च 2020 को हिंदू महासभा ने गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया था कोविड से लड़ने के लिए। नोट डाउन फ्रेंड्स, ये कोविड पर फैलाए मिस इन्फॉर्मेशन में काउंट नहीं होता। उसके बाद 16 और 17 मार्च को लगभग 40,000 लोगों ने तिरुपति के दर्शन किए थे और इसकी भी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। पर जाने दीजिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। और ऐसी एक नई कहानी मध्य प्रदेश में लिखी गई। हाल ही में हुए कुंभ मेले से लगभग 83 श्रद्धालु मध्य प्रदेश वापस आए, जिसमें से 22 अनट्रेसेबल रह गए। बाकी 61 की कोविड टेस्टिंग हुई और उनमें से 60 पॉजिटिव पाए गए। आपको एक और चीज बता दूं कि इस कुंभ मेले में लगभग 70 लाख श्रद्धालुओं ने पार्टिसिपेट किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे कई रिलीजियस इवेंट्स हुए, चाहे वो राम मंदिर फैसले के बाद जश्न या फिर अलग अलग शादियां। लोग आते रहे, नाचते रहे, और ऐसा नहीं कि इसमें मुसलमान नहीं थे, वो भी थे और सारे कम्युनिटी के भी लोग थे। इस तबाही में सब ने इक्वली पार्टिसिपेट किया। फर्क बस इतना था दोस्तों कि इस बार मुसलमानों का नाम सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें सब शामिल थे। और सच कहा जाए तो शायद हमें डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि हमें कभी सोल्यूशन चाहिए ही नहीं था। हम हमेशा सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं। कोविड में तबलीगी जमात, किसान रैली में खालिस्तान, शाहीन बाग में पाकिस्तान। हम सॉफ्ट टारगेट्स के भूखे हैं। हमें मुद्दे से कोई मतलब ही नहीं है। हमें बस सारा का सारा ब्लेम उठा कर कहीं किसी एक जगह शिफ्ट कर देना है। पर यह सिर्फ तब तक चलता है जब तक बात खुद पर नहीं आती। मेरी जहां भी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये जगह भी छोटी पड़ गई लग रहा है। आम आदमी मास्क ना पहने तो फाइन, उसकी रोजी रोटी छिन गई तालाबंदी के कारण। मगर नेताओं की रैलियों पर कोई रोक नहीं है। मीडिया ने दिखाने के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की है। ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर ने देश विरोधी हरकत की। मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितना खून आज तमाम हिंदुस्तानियों का खौल रहा है, पूरे देशवासियों का इन तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए खून खौल रहा है। कोरोना कैसे फैला, ये लापरवाही नहीं, एक तरीके का षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए इसको। क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? आपको माफ नहीं किया जा सकता है। आप अगर हाथ जोड़ के भी आज भारत के देशवासियों से माफी मांगे तो हम माफ नहीं करने वाले।
हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई मरकज की, हिम्मत कैसे हुई तबलीगी जमात की कि इस तरह से कोरोना फैलाए इस देश में। मुझे तो लगता है इन सब लोगों को जेल भेज देना चाहिए, चक्की पीसनी चाहिए इन लोगों को जो इस बेशर्मी से कोरोना को फैला रहे हैं इस देश में। भाई और बहनों, आपको मैं कह दूं, इससे ये प्रमाण हो जाता है कि ये मरकज की तबलीगी जमात और ये मरकज जानते हुए भी कोरोना फैलाना चाहते थे। आपको देखकर तो मुझे लग रहा है कि अभी भी आप बात को सीरियसली नहीं लेते, मजाक लग रहा है इनको। नतीजा ये हुआ कि अच्छे भले लोग भी सब्जी किससे खरीदनी है, बाल किससे कटवाना है, इसके लिए उसका मजहब पूछने लगे। सांप्रदायिक सौहार्द और खराब हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खबरों से हम सभी को शर्मिंदा होना पड़ा। अगर शर्मिंदा होते हैं तो अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हूँ। लेकिन कौन समझाएगा इन साधु संतों को? लाखों की संख्या में ये साथ साथ स्नान कर रहे हैं, मास्क किसी ने लगा नहीं रखा है और ये अब यहाँ हरिद्वार से निकलकर पूरे देश में फैलेंगे। इनके आश्रम में आने वाले लोगों तक ये कोरोना पहुंचेगा क्या? बोला मॉम हिंदू खतरे में है और इसके लिए मैं तो इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा हूँ। नहीं, आप अपना देख लो, ये सुबह शाम खतरे की जिंदगी मुझे तो नहीं चाहिए। वैसे भी हमारा क्या, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के। हद पार मत कीजिए।